हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है मादा जनन तंत्र को देखा था। किसको देखा था? मादा जनन तंत्र को देखा था। मादा जनन तंत्र को एकदम हमने डिटेल में देख लिया था, ठीक। और आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? युग्मक जनन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? युग्मक जनन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, मादा जनन तंत्र को नहीं अगर देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? युग्मक जनन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और एक भी पार्ट मिस मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। देखिए युग्मक जनन, युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन, युग्मक जनन बताइए किसे कहते हैं? आपको हमने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज के लास्ट में अगर जनन आ गया है, किसी भी चीज के लास्ट में अगर जनन आ गया, देखिए युग्मक जनन है ना, तो किसी भी चीज के लास्ट में अगर जनन आ गया, युग्मक है ना, युग्मक, और लास्ट में जनन आया है कि नहीं बताइए? आया है ना जनन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? युग्मक का निर्माण। तो युग्मक जनन हम लोग किसे कह देंगे? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है, ठीक। इतना क्लियर हुआ ना। तो देखिए युग्मक जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिए मादा में जो होता है युग्मक जनन को हम लोग क्या कहते हैं? मादा में अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक है। और पुरुष में क्या कहते हैं? पुरुष में कहते हैं शुक्र जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है? युग्मक जनन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? पुरुष में जो होता है, पुरुष यानी कि नर, नर में हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन। नर में युग्मक जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम देखते चलते चलिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर तो कह दिए हैं कि नर में जो होता है युग्मक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं ना। अब लेकिन मादा में क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। किसे कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं, अंडाणु जनन। मादा में जो होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ ना। तो देखिए अब हम शुक्राणु जनन किसे कहते हैं और अंडाणु जनन किसे कहते हैं, तो इसको पहले देखिए। शुक्राणु जनन क्या होता है? देखिए वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। वृषण क्यों हम लोग क्यों कह रहे हैं बताइए? वृषण ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वृषण जो होता है ये पुरुष में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पुरुष में, पुरुष में पाया जाता है वृषण, ठीक है। सभी को पता होगा वृषण कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। इतना क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए अंडाणु जनन हम लोग किसे कहेंगे? अब अंडाणु जनन तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे अंडाशय में, क्योंकि अंडाशय का निर्माण ही कहाँ पर हो? अंडाणु का निर्माण ही कहाँ पर होता है बताइए? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए? अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है, ठीक है। अंडाणु जनन कहलाती है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए फिर से, युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, ठीक। और युग्मक जनन जो होता है ये जब पुरुष में होता है युग्मक जनन, तो उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक। अब शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? वृषण में शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, ठीक है। अब अंडाणु जनन किसे कहते हैं? अंडाणु जनन कहाँ होता है? मादा में होता है, ठीक। और अंडाणु जनन जो होता है ये हम किसे कहते हैं? अंडाशय में अंडाणु के
निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग जो है इतना लिखिए। इतना लिखने के बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि शुक्राणु जनन कैसे होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा शुक्राणु का निर्माण, कुछ प्रक्रिया होगी तब होगा हमारा शुक्राणु का निर्माण। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो इतना लिखिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए शुक्राणु जनन जो होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु जनन है ना, तो इसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इसको हम एकदम डिटेल में देखने जा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा एक एक टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन है ना, तो हमने आपको एक चीज पहले ही बता दिया था। क्या बताया था कि हमारा जो वृषण होता है, वृषण में जो होते हैं 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट होते हैं ना वृषण में। आपको जो है हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था। किसमें बताया था, नर जनन तंत्र में हमने आपको बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वृषण में जो होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 250 डिब्बे होते हैं। ठीक, और एक डिब्बे में जो होता है 1 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्रजन नलिका पाई जाती है। ठीक है, एक वृषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। तो आपको बताया गया था कि यह जो शुक्रजन नलिका होती है ये पाइप के आकार की होती है, ऐसे करके। ठीक, और इसको जब हम यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो इसको हम देखते हैं तो यह गोल प्रकार की संरचना ऐसे दिखाई देती है। जैसे कि हमारा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो होता है जब इंजन गलाया जाता है, जिसे हम बोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको जब गलाया जाता है तो उसमें मोटी मोटी ऐसी पाइप लगती हैं। ऐसे मोटी मोटी पाइप लगती हैं कि नहीं, लगती है ना, ऐसे मोटी मोटी पाइप। तो उस पाइप को देखिए, अगर यहाँ से ऐसे हम काट देते हैं तो वह ऐसे गोल प्रकार की संरचना ऐसे दिखाई देती है। देखिए कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसे क्या होता है, ये हमारा क्या है, शुक्रजन नलिका। यह जो शुक्रजन नलिका है, शुक्रजन नलिका, यह भी ऐसे गोल प्रकार की, जब हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे गोल प्रकार की ऐसे दिखाई देती है। ठीक, तो इसमें जो होते हैं 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, एक को चलिए हम क्रॉस से दिखाते हैं और एक को जो होता है इसे गोल से चलिए दिखा देते हैं। तो एक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका कहते थे ना, शुक्रजन कोशिका। और एक को क्या कहते थे, सर्टोली कोशिका कहते थे, सर्टोली कोशिका। ठीक, इतनी बात आई समझ में, आई समझ में ना। एक को क्या कहते थे, शुक्रजन कोशिका, और एक को हम लोग क्या कहते थे, सर्टोली कोशिका कहते थे। और हमने आपको बताया था कि यह जो शुक्रजन कोशिका होती है इसी से हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्रजन कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक, और यह जो सर्टोली कोशिका है इसका क्या कार्य होता है, यह क्या करती है, यह शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इतना हमने आपको बताया था। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा फिर से। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का क्या है, 2n, ये हमारी क्या है, शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, ये क्या है, शुक्रजन कोशिका। तो यहाँ पे लिख देंगे शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। ठीक, ये जो शुक्रजन कोशिका होती है, देखिए ध्यान से, शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, समसूत्री यानी कि समान समान गुणसूत्र आपस में बट जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे लिख देंगे समसूत्री, समसूत्री विभाजन यहाँ पे पहली बार हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, समसूत्री विभाजन। ठीक, अब यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह जो हमारी है इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। चलिए लिखते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ये क्या है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट।
ठीक। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तो पहले क्या हो गया है, समसूत्री विभाजन ना, अब उसके बाद क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। तो यहाँ पर करा दीजिए अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। अर्धसूत्री फर्स्ट में ये क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे बढ़ जाएंगे। क्या हो गया है यहाँ पे, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री, यहाँ पे अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ है। ठीक, अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे बट जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्या कह देंगे, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। इसे हम क्या कह देंगे, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्या कह देंगे, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्या है ये, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ है ना, तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे बट जाते हैं ना। अब यहाँ पर पुनः होगा, पुनः क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड में अब क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड में यहाँ पर भी हो जाएगा अर्धसूत्री सेकंड। यहाँ पर केवल केवल सिर्फ केवल यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, आधी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एन हो जाएगा, यहाँ पर भी एन हो जाएगा, यहाँ पर भी एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूव कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शुक्राणु प्रसूव कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, शुक्राणु प्रसूव कोशिका। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, शुक्राणु प्रसूव कोशिका। ठीक, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूव कोशिका को स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड। ठीक है, क्या है ये, स्पर्मेटिड है। ठीक है, अब यह जो होता है शुक्राणु प्रसूव कोशिका। ठीक है, शुक्राणु प्रसूव कोशिका जो होता है यह परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होकर के क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, परिपक्व होकर के यहाँ से क्या बन जाते हैं, ऐसे शुक्राणु बन जाते हैं। ठीक है, 4 शुक्राणु ऐसे बन जाएंगे। ये हमारी क्या है, शुक्राणु है। तो ये टॉपिक जो है आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारे क्या है, शुक्राणु। मनुष्य में जो होता है शुक्राणु का निर्माण ऐसे होता है। ठीक, इसी शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं, नरयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नरयुग्मक। इतना आया होगा समझ में, अगर नहीं आया है समझ में तो फिर से देखिए। क्या होता है, शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, शुक्रजन कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो पहले जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं समान रूप से बट जाती हैं। यहाँ पर भी 2n रहेगा, कोशिकाएं इसमें समान रूप से बट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब पुनः इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। ठीक, तो जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है तब इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं आधी आधी बट जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ऐसे याद किया जाएगा। और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं समान रहती हैं। ठीक है, आधी आधी नहीं बढ़ती हैं। ठीक, तो यहाँ पे समान है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूव कोशिका कहते हैं। ठीक, और शुक्राणु प्रसूव कोशिका जो होती है परिपक्व हो जाती है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नरयुग्मक। तो यहाँ पर क्या हो गया, शुक्राणु का निर्माण हो गया। ठीक है, अब आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या होता है। देखिए ये जो शुक्राणु होता है ना, यह 13 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण कितने वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, 13 से 14 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है, किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था कब आती है, 13 से 14 वर्ष। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वह एक्टिव हो जाता है 13 से 14 वर्ष के बीच में, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक, और फिर हाइपोथैलेमस जो होता है, देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है,
GnRH हार्मोन क्या करता है, स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है GnRH हार्मोन स्रावित करता है, ठीक। और GnRH हार्मोन जो होता है ये कहाँ पर कार्य करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहाँ पे क्या कार्य करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, ठीक है। कहाँ पे कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। और पीयूष ग्रंथि से जो होते हैं दो हार्मोन निकलते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन है, देखिए। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक हमारा होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH और FSH हार्मोन, ठीक। एक क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक क्या होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, किससे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, ये नर हार्मोन है, ठीक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को बढ़ा देता है, ठीक। तो जब ये इसके स्रावन को बढ़ा देता है यानी कि उत्तेजित कर देता है, तो इससे क्या होता है, शुक्राणु हमारे बन जाते हैं, ठीक है। और आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं शुक्राणु की संरचना, ठीक है। शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए शुक्राणु की संरचना अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। किसको देखने जा रहे हैं, शुक्राणु की संरचना को। क्या है, शुक्राणु की हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, शुक्राणु कैसे दिखता है, ठीक है। यह भी प्रश्न बहुत फेमस है, यह बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए यहाँ पे शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, देखिए। चलिए बनाते हैं शुक्राणु की संरचना को, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। चलिए इसको भी हम लोग बना देते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, हेड। अच्छे से नहीं बना है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेड। क्या है ये, हेड। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी फेमस है कि शुक्राणु के जो होते हैं कितने भाग होते हैं, ठीक। तो बताइए कितने भाग होते हैं, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला हमारा होता है हेड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मध्य भाग। क्या होता है, मध्य भाग दूसरा होता है। मध्य भाग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल पीस, MIDDLE, मिडिल PIECE, पीस। और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा है टेल। क्या है ये, टेल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पूंछ कहते हैं। क्या है ये, पूंछ। तो आप लोगों से अगर कहीं पर ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, तो क्या बता देंगे तुरंत, क्या बताएंगे, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शीर्ष होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है, ठीक है। अब देखिए शीर्ष में क्या पाया जाता है, शीर्ष में जो होता है एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम। और यह क्या है, यह हमारा है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, एक्रोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि क्या, केंद्रक, ठीक है। और ये क्या है, अभी बीच में से पाया जाता है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है मध्य भाग में, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पे बनाया गया है ना, 1 2 3, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, ठीक है।
10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिए, तुरंत याद हो भी जाना चाहिए क्योंकि सब बहुत आसान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछ, हाँ अब पूछ ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला हमारा कहलाता है इंड पीस, इंड PIECE, इंड पीस यानी कि अंतिम भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये पूछ को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूछ को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा क्यों प्रदान करता है, गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पूंछ को गति प्रदान करने के लिए, पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को गति ना प्रदान करे तब क्या होगा बताइए, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को गति ना प्रदान करे तब ये क्या, ये शुक्राणु है ना, शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पूंछ जब ऐसे हिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पतंग देखिए है ना आप लोग, पतंग जो होता है उसका पूंछ जब ऐसे रहता, ऐसे जब हिलता है तब वो पतंग ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होता है, अगर उसका पूंछ जो होता है कट जाता है तो इसे गोल गोल नाचने लगता है, आगे पीछे कहीं नहीं जाता है। ठीक है, ऊपर नहीं जाता है। तो यह क्या है, शुक्राणु है ना, शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राणु को नहीं, पूंछ को गति प्रदान करता है, पूंछ को गति प्रदान करता है। तो पूंछ जब ऐसे हिलेगा ना तो शुक्राणु जो होगा ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया होगा समझ में। तो देखिए फिर से देख लीजिए इसको, शुक्राणु की संरचना है ना, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, शीर्ष होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होता है। ठीक, और शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। देखिए एक चीज और मिस हो रहा है, एक्रोसोम के कार्य भी पूछे जाते हैं, ये भी बहुत फेमस प्रश्न है। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है, अंडाणु को भेदते हुए, ठीक है, सॉरी अंडाणु नहीं, अंडाणु की जोना प्लेसिडा को भेदते हुए। ठीक है, अंडाणु के जोना प्लेसिडा, अंडाणु के जोना प्लेसिडा को भेदते हुए अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अंदर प्रवेश करता है। ठीक, क्या करता है, एक्रोसोम अंडाणु की जोना प्लेसिडा को भेदते हुए अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी पाई जाती है, 10 से 14। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, और ये क्या है, तीसरा भाग क्या है, पूंछ है। ठीक, और ये क्या है, इंड पीस। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके तुरंत बताइए। ठीक है, और चलिए आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और अगली आने वाली वीडियो में जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, अंडाणु जनन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडाणु जनन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अंडाणु जनन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।